नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। डेडलाइन हुई खत्म, ट्रंप ने चीन पर फोड़ा बड़ा टैरिफ बम, 104% लगाया टैक्स। तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन को टेंशन, जेलेंस्की होंगे खुश। इस ताकतवर देश ने नाटो कमांड में शामिल होने की जताई इच्छा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत को दोहरा झटका देगा चीन। ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते आने वाले खतरे पर एक्सपर्ट ने चेताया। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन द्वारा तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी, जो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है, पर बनाए जा रहे प्रस्तावित ग्रेट बैंड डैम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने गंभीर चिंता जताई है। गुवाहाटी में आयोजित इंटरनेशनल सेमिनार ऑन वाटर सिक्योरिटी, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी एंड डिजास्टर रेजिलियंस में भाग लेते हुए विशेषज्ञों ने इस बांध को भारत और दक्षिण एशिया के लिए एक जल संकट का कारण बताया। तिब्बत मामलों के जानकार और लेखक क्लॉड आरपी ने कहा कि चीन इस डैम को सिर्फ पावर जनरेशन के लिए नहीं बना रहा, बल्कि वह यारलुंग त्सांगपो के पानी को येलो रिवर की ओर मोड़ने की योजना भी बना रहा है। यह डैम तिब्बत के मेडोंग क्वांटी में बनाया जा रहा है और इसका लक्ष्य 60,000 मेगावाट बिजली उत्पादन है। अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद और बीजेपी नेता तापिर गांव ने इसे जल बम बताते हुए चेतावनी दी कि ये डैम भविष्य में भारत समेत अन्य निचले क्षेत्रों में देशों के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि जून 2000 में यारलुंग त्सांगपो में अचानक पानी छोड़ने से अरुणाचल प्रदेश की सियांग नदी में भीषण बाढ़ आई थी, जिसमें 10 से ज्यादा पुल बह गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश के सियांग नदी पर भारत को भी एक डैम बनाना चाहिए, ताकि चीन के डैम से आने वाले संभावित जल प्रवाह को नियंत्रण किया जा सके। एशिया मामलों के जानकार वर्टिल लिंटनर ने कहा कि चीन ने तिब्बत में अपने कब्जे की शुरुआत ही बड़ी नदियों पर नियंत्रण के लिए की थी। उन्होंने बताया कि चीन ने अकेले मेकोंग नदी पर ही 11 मेगा डैम बना डाले हैं, जो 5 देशों की जीवन रेखा है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड में चेयरमैन डॉक्टर रणवीर सिंह ने बताया कि ब्रह्मपुत्र भारत का इकलौता जल समृद्ध बेसिन है और अगर चीन का यह डैम बनता है तो भारत का ये क्षेत्र भी जल संकट से जूझ सकता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आवाज बुलंद करने और वैज्ञानिक स्ट्रेटेजी के जरिए चीन की योजना को चुनौती देने की बात कही। आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर अनामिका बरुआ ने तकनीकी सत्र में बताया कि तिब्बती पठार के नीचे के इलाके में भविष्य में सूखे की खतरा बढ़ सकता है, जबकि ऊपरी हिस्से में अधिक बारिश होने की संभावना है। उन्होंने संसद और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे की प्रमुखता से उठाने की अपील की। गौरतलब है कि नेपाल और भूटान के विशेषज्ञों समेत पर्यावरण, जल नीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंजीनियरिंग और आर्थिक मामलों के जानकारों ने भी सेमिनार में हिस्सा लिया। तो वहीं दूसरी तरफ जापान ने मंगलवार को घोषणा की कि वह उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के कमांड में शामिल होना चाहता है, जो यूक्रेन के समर्थन के लिए बनाया गया है। यह खबर जापान के रक्षा और विदेश नीति में अहम बदलाव का संकेत देती है, क्योंकि टोक्यो आमतौर पर अपने सैन्य बल का इस्तेमाल केवल आत्मरक्षा के लिए करता रहा है। जापान के इस कदम को रूस यूक्रेन युद्ध में नया मोड़ आ सकता है। यूक्रेनी सेना को पहले से ज्यादा मजबूती मिल सकती है। नाटो के महासचिव मार्क रूट ने जापान के योकोसुका नौसैनिक अड्डे पर यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जापान नाटो सपोर्ट टू यूक्रेन पहल में शामिल होना चाहता है, जिसके तहत यूक्रेन को हथियार, उपकरण और सैन्य परीक्षण दिया जाता है। नाटो के महासचिव रूट ने इसे लेकर चिंता जताई कि चीन का सैन्य विस्तार और ताइवान के पास मिलिट्री एक्सरसाइज क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। उन्होंने कहा, हमें चीन के बारे में भोला नहीं बनना चाहिए। जापान ने आपसी सहयोग को इंडो पैसिफिक फोर ढांचे के तहत मजबूत करने की इच्छा जताई, जिसमें जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोप और एशिया की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं खड़ी हुई है। जापान का यह फैसला उसी दिन से सुरक्षात्मक कदम माना जा रहा है। जापान ने हाल के वर्षों में अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाई है, जिसमें लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें हासिल करने की तैयारी शामिल है। विशेषज्ञों का मानना
है कि यह कदम चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति का हिस्सा है। जापान पहले से ही यूक्रेन को मानवीय सहायता देता रहा है, लेकिन नाटो कमांडर में शामिल होना उसकी सैन्य भागीदारी को बढ़ाने का संकेत है। इससे नाटो के साथ उसकी रक्षा साझेदारी भी गहरी होगी। हालांकि यह फैसला जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत शांतिवादी नीति से हटने की बहस को तेज कर सकता है। जापानी जनता और विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह निर्णय वैश्विक सुरक्षा में जापान की नई भूमिका को दर्शाता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर चली आ रही जंग के बीच अमेरिका ने गुरुवार को ड्रैगन पर बड़ा टैरिफ बम फोड़ दिया है। अमेरिका ने कहा है कि वह अब चीनी उत्पादों पर 104% टैरिफ लगाने जा रहा है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि यह फैसला 9 अप्रैल को आधी रात से लागू होगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी दी थी कि अगर चीन ने अमेरिका पर लगाए गए जवाबी शुल्क को वापस लेने का फैसला नहीं किया, तो अमेरिका चीनी उत्पादों पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते सप्ताह मुक्ति दिवस के ऐलान करते हुए चीन समेत दुनिया के कई अर्थव्यवस्था पर पारस्परिक शुल्क लगाने की घोषणा की थी। ट्रंप ने चीन पर अतिरिक्त 34% टैरिफ लगाया था। इसके बाद अमेरिका में चीनी उत्पादों पर कुल 54% पहुंच गया था। वहीं चीन ने भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। चीन ने अमेरिका से आयातित उत्पादों पर 34% शुल्क लगाने की घोषणा की तो ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बीते सोमवार को ट्रंप ने चीन को अल्टीमेटम देते हुए इस कदम को वापस लेने की चेतावनी दी। हालांकि चीन ने कहा कि वह अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। अब अमेरिका के इस फैसले से ट्रेड वार और गहरा गया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी टैरिफ को लागू करने की तारीख से पहले कई प्रमुख सहयोगियों के साथ बातचीत की है। मंगलवार को ट्रंप ने योजनाबद्ध व्यापार वार्ता की घोषणा भी की। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रंप ने जिन देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है, उनमें से करीब दर्जन भर देशों पर लगाए गए टैरिफ दर को अमेरिका या तो कम कर देगा या इसे खत्म किया जा सकता है। हालांकि चीन के साथ कोई भी सौदा करने को कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि उन्होंने मंगलवार को दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक सू के साथ फोन पर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि इस बातचीत के बाद दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार समझौते की संभावनाएं अच्छी लग रही है। ट्रंप ने कहा कि वे व्यापार और टैरिफ के मुद्दे पर अलग अलग देशों के साथ बातचीत करेंगे। वहीं ट्रंप ने कहा कि वह इस मुद्दे पर बातचीत के लिए चीनी अधिकारियों के फोन का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने चीन पर स्थिति को ठीक से न संभालने का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा चीन भी एक सौदा करना चाहता है बुरी तरह से, लेकिन वे नहीं जानते हैं कि इसे कैसे शुरू किया जाए। हम उनके फोन का इंतजार कर रहे हैं, यह होगा। वहीं चीन ने कहा है कि वह किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा। मंगलवार को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, व्यापार और टैरिफ युद्धों में कोई विजेता नहीं होता है और संरक्षणवाद कहीं नहीं ले जाता है। हम परेशानी पैदा नहीं करते, लेकिन जब हमारे सामने कोई परेशानी आएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। डराना, धमकाना और ब्लैकमेल करना चीन के साथ बातचीत करने का सही तरीका नहीं है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।